नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हम फिर से हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है। तो अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसी होगी, आपको मिलेगी अभी। इस वक्त दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर हलचल बड़ी तेज है, लेकिन वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी बवाल है। विपक्षी दलों ने संसद के मकर द्वार पर वोट चोर के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया है और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए हैं। तो लगातार वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, लगातार इसी मसले पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। अब तस्वीर आप देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। मसला वोट चोरी का है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी चुनाव आयोग के साथ मिलकर की जा रही है। संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है तो संसद के बाहर भी हंगामा है। आप तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो पक्ष और विपक्ष मकर द्वार पर भी आमने सामने, मकर द्वार पर खड़े होकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और ये पहले दिन से किया जा रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान बचाने की जरूरत है। 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लोकसभा में, जहां पर भाषा की बात की जा रही है। प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। राज्यसभा में भी संसदीय कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन पोस्टर और बैनर अभी भी लहरा रहे हैं। विपक्ष के सांसदों की ओर से आवाज उठाई जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि आम मतदाता के मताधिकार का आधार क्या है, इस पर पूरा सवाल है। और इसलिए आज आपको जानकारी दे दे, विपक्ष की ओर से जो नोटिस दिया गया है, जो रिक्वेस्ट की गई है कि 0R को सस्पेंड करके एक बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा में लाया जाए। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हंगामे के बीच इस कार्रवाई को आप चलते हुए देख रहे हैं। Thank you, Deputy Chairman, sir. The second report, Hindi and English version of the Joint Committee on Office of Profit, 18th Lok Sabha regarding eligibility of a sitting MP. और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में वोटों की चोरी हो रही है, इसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाएंगे। चुनाव आयोग हमें धमका रहा है, जिसके खिलाफ हम सही समय पर अपना हथियार इस्तेमाल करेंगे। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है।
हम भी वो सुरक्षित रह के वक्त पे खर्च करेंगे। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, विपक्ष के सांसद बड़ा सा वोट चोर का बैनर लेकर खड़े हुए हैं। इसमें आपको प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बीच में अखिलेश यादव हैं, पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हैं। इधर की आप तस्वीरें देखिए, तमाम विपक्षी दलों के सांसदों का ये प्रदर्शन है। और केवल आज की तस्वीर नहीं है, जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से हर दिन ये आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा तय मानकर चलिए। संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब से करीब 1.5 घंटे बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान होगा। उसके पहले संसद परिसर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। तो एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आज इस बैठक में उनका सम्मान भी कर दिया गया है। देखना यह होगा कि विपक्ष सीपी राधाकृष्णन के सामने किस उम्मीदवार को उतारता है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। अब विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसकी पिक्चर क्लियर होनी बाकी है। आज दोपहर तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इससे पहले विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दें। विपक्ष का उम्मीदवार गैर राजनीतिक और किसी दल से जुड़ा नहीं हो सकता है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक एम अन्नादुरई का नाम भी सामने आ रहा है। एम अन्नादुरई तमिलनाडु के हैं। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से ही आते हैं, इसलिए विपक्ष भी तमिलनाडु से उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है। इनके अलावा महात्मा गांधी के प्रपौत्र के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। तो दो नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में आ रहे हैं। एक इसरो के वैज्ञानिक हैं और दूसरे महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, कौन हो सकता है विपक्ष का प्रोबेबल कैंडिडेट? देखिए, मुझे मीनाक्षी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, एम अन्नादुरई जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, मून मैन ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, उनको वो सबसे आगे हैं और हो सकता है वही विपक्ष के वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार भी हों। लेकिन 12:30 बजे के करीब एक बार विपक्षी दल बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि डीएमके की तरफ से ही एम अन्नादुरई साहब का नाम जो है वो कल की मीटिंग में प्रपोज किया गया था। उसके बाद जो है तमाम राजनीतिक दल हैं इंडिया ब्लॉक के, उनकी आपस में इसको लेकर के चर्चा हुई और जो नेता कल दिल्ली में मौजूद नहीं थे वो वर्चुअली मौजूद थे या फोन पर उन तमाम लोगों से डिस्कशन किया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी के प्रपौत्र जो हैं तुषार गांधी, उनका नाम भी रेस में, और इसके अलावा एक दलित थिंकर, ये 3 नाम हैं जिन पर चर्चा जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से कल की गई। और आज मुझे लगता है 12:45 या 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और घोषणा जो है विपक्ष के उम्मीदवार की कर दी जाएगी। इसमें इस बार विपक्ष एक मैसेजिंग यही करना चाहता है, गैर राजनीतिक और एक गैर दलीय बंदे को एक गैर दलीय और गैर राजनीतिक व्यक्ति को ला करके कि वो एक आइडियोलॉजी की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। और डीएमके क्योंकि असहज होती है, एक तमिल प्राइड का भी सवाल है। बिल्कुल, और इसी का हल निकालने
बदलने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए कोशिश ये है विजयलक्ष्मी, जैसा आप बता रही हैं, कि तमिलनाडु से उम्मीदवार हो और गैर राजनीतिक उम्मीदवार हो, ऐसा उम्मीदवार जिसका विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाए इंडिया ब्लॉक में भी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को लेकर अलग अलग मत हैं इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों का। बहुत शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा के लिए 12:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के घर पर बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद विपक्ष उपराष्ट्रपति पद के अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगा। इसके पहले कल शाम को खरगे के घर पर विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई थी, उसमें भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई थी और अब दोपहर 12:30 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि विपक्ष अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा। संभावना ये है कि तमिलनाडु से इसरो के वैज्ञानिक का नाम सुझाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलकर के कुछ तय किया है, बहुत जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। और अभी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें विपक्ष की तरफ से जो दो नाम अभी हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी बता रही थी, एक इसरो के वैज्ञानिक हैं, गैर राजनीतिक शख्सियत हैं, दक्षिण से आते हैं। कहा यह जा रहा है कि डीएमके की ओर से ये नाम भी सुझाया गया था। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी ये बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई आ रही है, भारत और चीन के संबंध से जुड़ी हुई है, जहां सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भारत की अगुवाई एनएसए डोवल कर रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से विशेष प्रतिनिधि के अलावा विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद है। चीन के विदेश मंत्री ने कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इसके अलावा वांग यी आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी इसी महीने के अंत में एससीओ बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, उसके लिए उनकी चीन यात्रा भी होनी है। इससे पहले वांग यी से उनकी ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट देखी जा रही है। तो भारत की खाद की जरूरत को चीन पूरा कर सकता है, रेयर अर्थ में मदद कर सकता है, टनल बोरिंग मशीन में भारत की सहायता चीन कर सकता है। चीन की तरफ से भारत को ये एक मदद हो सकती है। ठीक उसी तरीके से भारत भी चीन के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative, and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. We maintained peace and tranquility in the border areas and resumed the Indian pilgrimage to the Mount Garampochi and Lake Mapayonso in the Xizang Autonomous Region. We should firm up confidence to dispel interference, expand cooperation, and to further consolidate the momentum of improvement and development of China-India relations, so that while pursuing our respective rejuvenation, we can contribute to each other's success and provide the most needed certainty and stability to Asia and the world. That concludes my opening remarks. Thank you. देखिए, अब सवाल यही है कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, क्या वो पहले से बेहतर हो रहे हैं, क्या नए सिरे से इसकी शुरुआत हो रही है? विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, विदेश मंत्री का चाइना के यहाँ पर आना, हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करना, अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात होना और फिर पीएम से उनकी मुलाकात होना, ये क्या बता रहा है? चीन से जो रिश्ते हमारे बिगड़ रहे थे, क्या उसका सुधार अब धीरे धीरे हो रहा है? बिल्कुल सुधार की तरफ दोनों देशों के रिश्ते हैं और जो घटनाक्रम जो आपने भी बताया प्राची, वो घटनाक्रम इसी ओर इशारा करता है। 24वीं ये जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग जो है ये होगी, जहां तक बात है बाउंड्री इश्यूज की, उसमें भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस बातचीत के लिए वांग यी हैं, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री भी हैं। एक स्पेशल जेस्चर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम को 5:30 बजे उनकी
मुलाकात होगी। ये भी एक स्पेशल जेस्चर दिखाता है। इसके अलावा इस महीने के अंत में SCO का जो समिट है तियानजिन में जो होना है चीन के, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। इस तरह की खबरें हैं, उनके जाने की संभावना बहुत प्रबल है। तो ऐसे में सुधार की ओर अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिश्तों में एक तरीके का अनकंफर्ट था, डिस्कंफर्ट था, लेकिन अब वहाँ से जिस तरह का डेवलपमेंट अब हो रहा है, जिस तरह से वांग यी आए हैं, मुलाकात हुई है, और कल जिस तरह के वक्तव्य भी हमने देखे और चाइना की तरफ से भी इंडिया के कुछ इश्यूज को, उसमें बोरंग मशीन का इशू है, उसमें ये रिश्तों के सुधार की तरफ कदम तभी विजयलक्ष्मी उठने शुरू हो गए थे जब बॉर्डर को लेकर जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ, वहां पर टेंशन रिलीफ हुई, तो अब धीरे धीरे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौते भी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। एक साथ आने के बाद ठाकरे बंधुओं की पहली परीक्षा आज होने जा रही है। थोड़ी ही देर में मुंबई में बेस्ट की एक सोसाइटी के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बेस्ट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के लिए कल चुनाव हुए थे। इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने मिलकर उत्कर्ष नाम का पैनल बनाया था और 21 कैंडिडेट उतारे। उद्धव गुट ने 18, राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और एक उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संघ की तरफ से था। वोटों की गिनती आज चल रही है। ये चुनाव भले ही छोटा है, लेकिन इसके सियासी मायने काफी हैं, इसलिए इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। दोनों ठाकरे बंधु अगर साथ आ गए हैं तो कितना फायदा दोनों को हो रहा है, कैसे वोट ट्रांसफर हो रहा है, इसकी पहली परीक्षा आज होने जा रही है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। मेरठ में टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई के बाद NHRI ने कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया है। NHRI ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए कहा कि भविष्य में ठेका नहीं दिया जाएगा। तो वहीं पुलिस ने फौजी से मारपीट करने वाले 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, उत्तर प्रदेश में मेरठ करनाल हाईवे पर भुनी टोल प्लाजा पर रविवार रात एक फौजी की टोल कर्मियों ने पिटाई कर दी थी और बहुत बेरहमी से ये पिटाई की गई थी। टोल कर्मियों ने फौजी को रात भर कंधे से बांध कर रखा और उसे पीटते रहे। सोचिए, वो फौजी जो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, जिनकी वजह से ये जितने गुंडे आप देख रहे हैं ना इस देश में रह पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरहदें सुरक्षित है, उन्हीं फौजी की पिटाई इतनी बेदर्दी से की गई। पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तारियां भी हो गई, लेकिन ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी गुंडा फौजी की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। गांव वालों ने टोल ऑफिस पर तो हमला बोला ही, टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर सब तोड़ दिया, जमकर पत्थर बरसाए, 6 लेन के बैरिकेड्स तक को तोड़ दिया। इसके चलते गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने लगी। पुलिस ने फौजी और उनके भाई से मारपीट करने वाले 7 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपी टोल कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। तोड़फोड़ करने के बाद गुस्साए लोग टोल पर ही धरने पर बैठ गए। पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम भी धरने पर बैठे रहे। टोल पर सर्व समाज की पंचायत हुई। इसमें 4 मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और उनके साथ जो टोल कर्मी है, किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहां पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें गिरफ्तार कर सुसंगत साक्ष्यों के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और अभी बड़ी खबर आपके शहर उज्जैन से। यहां के महिदपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे और कुर्सियां चली। शाही सवारी निकलने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि महादेव की शाही सवारी निकाली जा रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत मंच लगा रखा था। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से गुजरे और किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे, जिसके बाद ये विवाद हुआ।
पंजाब के मोगा से है, जहां पर कार सवार की गुंडागर्दी सामने आई। नशे में धुत कार सवार को पुलिस ने रोका तो बैरिकेड तोड़कर वो भागने लगा। इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों को भी उसने टक्कर मारी। पुलिस कार सवार का पीछा करती रही और वो भागता रहा। इस दौरान लोगों ने उसे रोकने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन नशे में धुत कार सवार ने उन्हें भी टक्कर मारने की कोशिश की। सकरी गलियों में भी फराटा भरते हुए ये कार सवार नजर आया। फिलहाल पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर दी है। अब देखिए, सकरी से गली है लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पुलिस वालों को भी छक्के छूट गए इस कार सवार को पकड़ने में, क्योंकि सकरी गलियों में कार चलानी थी। अब ये तो आपे से बाहर था ही, क्योंकि नशे में धुत था, लेकिन पुलिस वालों को तो आम लोगों का ख्याल रखना था। अब देखिए, पुलिस वालों ने पीछे पड़कर और इसमें आम लोगों का भी पूरा साथ मिला, समर्थन मिला और आखिरकार इस कार सवार को दबोच लिया गया।